Hello, my dear CS executive students. This is Professor Praveen Baldua from Proving CS. Welcome to my lecture, friends. Friends, हम CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2020 का डायरेक्ट टैक्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज द सेकेंड वीडियो. ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हम ऑलरेडी, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू टैक्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं. अब इस वीडियो में हम कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर सोर्स, क्लबिंग, सेट ऑफ, ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस, एग्जाम्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. नाउ फ्रेंड्स, ये वीडियोस अब जून 21 स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल रहेगा. दे शुड नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैंने इसको चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है. मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था, सो दैट यू कैन रेफर इट आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर चैप्टर. ओके. नाउ जैसे अगर आपका कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ के हो चुका है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें. विद सॉल्यूशन है, यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स फ्रॉम डिस्क्रिप्शन. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. फटाफट सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. नाउ कैपिटल गेन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस दिसंबर 2020 के. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कैपिटल गेन का, द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन इफ द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट. Now, definition of transfer given under this act is an inclusive definition. Find out which of the following are being included under transfer. Now, काफी पकाया इन्होंने. Now, इस क्वेश्चन में एक लाइन में बोलूं तो वो ये पूछना चाहते हैं कि भाई ट्रांसफर के डेफिनेशन में कौन से ट्रांजैक्शंस लिखे गए हैं, मतलब इस ट्रांजैक्शंस कंसीडर ट्रांसफर. ठीक है, तो देखो नाउ अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके आईसीएसआई के मॉड्यूल से है. मैंने इन क्वेश्चंस के साथ साथ आईसीएसआई मॉड्यूल्स के पिक्चर्स को स्टिक किया है, सो दैट यू शुड नो कि मॉड्यूल भी थोड़ा रेफर करना होगा. ठीक है. नाउ अब देखो, आपको ट्रांसफर का डेफिनेशन आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. नाउ डेफिनेशन आईसीएसआई मॉड्यूल के पेज नंबर 260 पे होगा. मैंने देखो यहाँ पे पेज नंबर भी लिख के रखा है, ऑल ऑफ यू. नाउ तो कौन से ट्रांसफर में आते हैं, तो देखो सबसे पहला कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. ठीक है. नाउ ये डेफिनेशन में आता है, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स, ये भी डेफिनेशन में आता है. नाउ रिडम्पशन ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई बाय एन इंडिविजुअल. फ्रेंड्स, रिडम्पशन ऑफ गोल्ड बॉन्ड्स, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट ट्रांसफर के डेफिनेशन में नहीं लिखा गया है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रांसफर के डेफिनेशन में नहीं आता. ट्रांसफर ऑफ एसेट अंडर रिवर्स मॉर्गेज, ऐसा भी कोई वर्ड ट्रांसफर के डेफिनेशन में नहीं है. यू कैन सी नाउ, ये ट्रांसफर का डेफिनेशन का फोटो है, आप रेफर कर लीजिएगा. तो आपका आंसर क्या होगा नाउ, तो फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल ही, ठीक है, ट्रांसफर है, तो आपका आंसर बी होगा, फर्स्ट एंड सेकंड. बहुत सिंपल. कैपिटल गेन में इतना डायरेक्ट क्वेश्चन, इतना सिंपल. जिसको ट्रांसफर का डेफिनेशन आता था वो ये सम सॉल्व कर सकता था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने थोड़ी वर्किंग्स बना के रखी है सो दैट आई कैन सेव योर टाइम. कैलकुलेशन मैं आपके सामने करूंगा समझाते. नाउ मोती एंड सन्स एचयूएफ, अब देखो ये पूरा डिटेल सम है, जरा समझेंगे. मोती एंड सन्स एचयूएफ, ठीक है, परचेज अ पीस ऑफ लैंड, उन्होंने एक लैंड परचेज किया है. तो आपको ये चीज समझ जानी चाहिए, लैंड परचेज किया है इसका मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जानने के लिए 2 years का कंसेप्ट लगेगा. इफ इट इज ट्रांसफर्ड बिफोर अप टू 2 years तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, अगर आफ्टर 2 years तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा. ठीक है. फॉर रुपीज 1,05,000 इन जुलाई 2002 एचयूएफ ने, ठीक है, ये एसेट, ठीक है, खरीदा था, लैंड खरीदा था, और 1,05,000 में, तो कहने से ये परचेज प्राइस है, जिसे आप कोआ कह सकते हो टैक्स की लैंग्वेज में. ओके. इन जुलाई 2002 में खरीदा गया. अब जुलाई 2006 में क्या हुआ देखते हैं. एचयूएफ वाज पार्टीशन एंड वन ऑफ द को-पार्सर मानक गॉट दिस पीस ऑफ लैंड. एचयूएफ 2006 में एचयूएफ का बंटवारा हो गया, पार्टीशन हो गया, और पार्टीशन के बाद एचयूएफ ने ये प्रॉपर्टी, आपको पता है जब एचयूएफ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सारे मेंबर्स में एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बराबर है. नाउ तो बंटवारे में ये जो पीस ऑफ लैंड है जो एचयूएफ ने खरीदा था, ये मानक को मिल गया. मानक इज वन ऑफ द मेंबर 2006 में. ओके. नाउ द वैल्यू ऑफ दिस लैंड इन जुलाई 2006 वाज 2,44,000. जिस दिन ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई उस दिन का इसका वैल्यू 2,44,000 था. सर इस वैल्यू का क्या करेंगे, आई डोंट नो, देखते हैं. As assessed by stamp duty valuation authority, उसका stamp duty value on the date of transfer था.
Okay. Now, Manak after receipt of land incurred expense in August 2017. अब देखो 2006 में मानक को प्रॉपर्टी मिल गई, तो अब मानक उस प्लॉट ऑफ लैंड का ओनर बन चुका है, मतलब एचयूएफ इज अ प्रीवियस ओनर एंड मानक इज अ करंट ओनर। ठीक है, अब वो लैंड से जो चाहे वो कर सकता था, वो चाहे तो बेच सकता है, वो चाहे तो उस पर घर बना सकता है। तो देखो इन अगस्त 2017 बराबर 2,58,000 ही स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूम। उस प्लॉट ऑफ लैंड पे मानक ने रूम बनवाए, मतलब कैन आई से इट्स अ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो 2,58,000 आपके लिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। बाउंड्री वॉल्स एंड किचन, पूरा एक घर ही बनवा लिया। द लैंड सो रिसीव्ड वाज सोल्ड बाय हिम। ओ सोल्ड लिखा है, मतलब ये सेल का कंसेप्ट है, हाँ कि ना, ठीक है। बाय हिम ऑन 11th Feb 2020 फॉर ₹17,50,000। उसने पूरा का पूरा लैंड विद दैट हाउस 17,50,000 में बेच दिया। तो कैन आई से दिस 17,50,000 इज माय FVOC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और आप कह सकते हैं सेल कंसिडरेशन, वॉट एवर नेम यू पीपल आर यूजिंग इट। नाउ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन AY 2021। अब दिसंबर वालों के लिए AY 2021 था, PY 1920 था, लेकिन ठीक है दिसंबर 20 वालों के लिए, बट जून 21 स्टूडेंट्स जो ये वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए PY 21-22 है, बस सॉरी AY 21-22 है और PY 2021 है, बराबर, ठीक है। नाउ बट मैं ये क्वेश्चन दिसंबर 2020 के पॉइंट से सॉल्व करूंगा। व्हाई? द रीजन इज, नहीं तो आंसर मैच नहीं होगा क्योंकि इंडेक्सेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। बट जून 21 को भी क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, ठीक नाउ, और ये इंडेक्सेशंस दिए हैं, जैसे कि आपको पता है आपको इंडेक्सेशंस याद नहीं रखने हैं, सिर्फ करंट ईयर का इंडेक्सेशन याद रखना होता है, ठीक है, लेकिन वो भी उन्होंने दे दिया है। चलो पूरा क्वेश्चन अपने को समझ में आ गया है। अब मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, देखो जरा। एचयूएफ ने 2002-2003 में इस लैंड को परचेज किया और पार्टीशन किया, बराबर। अब पार्टीशन को मैं एक तरीके से गिफ्ट कह दूं, मानक को फ्री में ये लैंड मिला। अब पार्टीशन पे नो कैपिटल गेन होता है, बराबर, इट इज नॉट अ ट्रांसफर, ठीक है। नाउ अब मानक को जब ये लैंड मिल गया, ठीक है, तो मानक हैव रिसीव्ड एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मानक को जब ये लैंड मिला है तो एचयूएफ से मिला है, और एचयूएफ रिलेटिव के कंसेप्ट में आता है, मतलब मानक को ये लैंड गिफ्ट था और उस साल में अदर सोर्स में टैक्स नहीं हुआ था, गिफ्ट वाज एग्जेम्प्ट, अरे बराबर। अच्छा, तो उसके बाद मानक ने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करवाया 17-18 में, इट्स ए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और उसके अंदर उसको सोल्ड कर दिया, तो दिस इज माय FEOC, हाँ कि ना। चलो अब सवाल ये है कि ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, ये आप पहचानेंगे कैसे। तो आप लोग को मंजूला जे शाह के केस के हिसाब से प्रीवियस ओनर के परचेज ईयर से बराबर डेट ऑफ ट्रांसफर तक कंसीडर करना है। तो देखो ये 2 साल से ज्यादा हो गए, बराबर है, तो इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मतलब इंडेक्सेशन आएगा। होल्डिंग पीरियड आपको प्रीवियस ओनर से लेना होगा, ओके। नाउ फाइन, अब देखो इसको सॉल्व कैसे कर लेंगे, बहुत सिंपल सा काम है। अच्छा सर उसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी थी, उसका क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि जब गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है तो हम कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर ही लेते हैं, कोआ, ठीक है। तो FEOC क्या रहेगा भाई, ये आपका फॉर्मेट है कैलकुलेशन के लिए। नाउ तो FEOC विल बी 17,50,000, हाँ कि ना। ट्रांसफर एक्सपेंस कुछ दिया नहीं है, तो आपका नेट कंसिडरेशन 17,50,000 आ जाएगा, बहुत सिंपल है। नाउ अब सवाल ये है कि कोआ क्या लोगे, बराबर। तो कोआ हम लेंगे कॉस्ट ऑफ HUF, बराबर। नाउ क्योंकि उसको गिफ्ट एग्जाम था, अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, ट्रांसफर आफ्टर एग्जाम ट्रांसफर, तो यू हैव लर्न कोआ क्या रहेगा। अगर आपको गिफ्ट मिला था और वो उस टाइम पे एग्जाम था तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर लेते हैं, तो आप यहां पर लेंगे 1,05,000 इज माई कॉस्ट इनटू ट्रांसफर ईयर अपॉन परचेज ईयर, अरे हाँ की ना। अब ट्रांसफर ईयर क्या लेंगे, सबसे पहली चीज तो ट्रांसफर ईयर आपका 1920 है, तो 1920 का इंडेक्सेशन होता है 289 1920 का, और परचेज ईयर, तो परचेज ईयर अब कुछ लोग मानक को लेंगे, नहीं फ्रेंड्स, ठीक है, मंजुला जे शाह के केस के हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है नाउ, ठीक है, करंट ओनर से नहीं लेना है नाउ। तो 2002-2003 में HUF प्रीवियस ओनर ने परचेज किया था, तो आप 2002-2003 का इंडेक्सेशन देखो क्वेश्चन में दिया है 105, यू हैव टू कंसीडर इट 105, तो आपको यहां पर
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आ जाएगा? तो इट इज समथिंग 2,89,000 बराबर, इट इज समथिंग 2,89,000, 2,89,000 आ जाएगा। अरे बराबर है ना। और अब आपको आई कोई भी लेना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है? तो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम में लिख के रखा है 2,58,000, 2,58,000। तो यू विल गोइंग टू कंसीडर 2,58,000 इनटू ट्रांसफर ईयर, तो 289 बराबर ना। और इंप्रूवमेंट ईयर, अब उन्होंने इंप्रूवमेंट कौन से ईयर में करवाया? देखो 17-18 में, तो 17-18 का भी इंडेक्सेशन दे हैव गिवन यू 236778। नाउ जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, इन अगस्त 17, तो 17-18 का इंडेक्सेशन एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, शायद ये 2007 होना चाहिए था, तो 2007-8 है, ठीक है, 2007-8। नाउ तो 7-8 का 129 है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यू आर गोइंग टू कंसीडर 129 बराबर। नाउ अब जब आप इसको इंडेक्सेशन लोगे तो आपको आएगा 5,78,000, ओके, 5,78,000। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका फिगर होगा 8,83,000। इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो 8,83,000 is the answer. Hope you understood friends, बराबर। चलो ये हो गया कैपिटल गेन का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगेन थियोरेटिकल है, जरा देखेंगे। The apex court in case of CIT versus Equinox solution. Now friends, अब देखो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था, मैं सेकंड वीडियो में भी कह रहा हूं। नाउ इस बार काफी सारे केसेस आए थे, ठीक है, और ये सारे केस लॉज कोई बाहर से नहीं थे, नाउ सब आपके मॉड्यूल्स में थे, ICSI मॉड्यूल में, ठीक है, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। नाउ हर चैप्टर के पीछे उन्होंने केस लॉज दिए हैं, बराबर। नो डाउट आप इन केसेस के नाम से इनको नहीं पढ़ रहे हैं नाउ, लेकिन आपको उनके मीनिंग को समझ के उनके रूल्स बनाने पड़ेंगे, तो आपको केस लॉज पढ़ने पड़ेंगे। और सर ये मॉड्यूल से ही है, यस, इसके लिए मैंने ना मॉड्यूल्स का फोटोज यहाँ पे लगा दिया है। अब जब कोई इसको पढ़ेगा ना, CIT वर्सेस इक्विनॉक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, तो आई गारंटी नाउ 90% स्टूडेंट्स ने केस स्टडीज नहीं पढ़ी होती हैं, और पढ़ी भी होती है तो इतना नाम कौन याद रखता है, CS एग्जीक्यूटिव में इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट आगे उन्होंने रूल्स लिखे हैं, सिचुएशन लिखी है, तो सिचुएशन के हिसाब से आपको रूल्स तो याद ही हैं, आप उसके हिसाब से टिक मार्क करो। नाउ had held that sale of a running business with all its assets and liabilities would be covered as dash under income tax act। अब देखो मुझे है ना एज ए स्टूडेंट अगर मैं इसको पढूं तो मुझे इसमें कुछ भी नहीं समझा, लेकिन मुझे मिडिल लाइन समझी, सेल ऑफ रनिंग बिजनेस, ठीक है। आपने कैपिटल गेन में पढ़ा है, जब आप पूरा का पूरा बिजनेस बेच देते हैं तो उसे स्लम सेल कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर है स्लम सेल। वैसे वो केस मैंने आपको यहाँ पर फोटो में दी है, ICSI मॉड्यूल में पेज नंबर 239 पे आपको ये केसेस मिल जाएंगे, ओके। नाउ नॉर्मल क्वेश्चन था, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, बिफोर आई गो टू द क्वेश्चन नंबर 4, ये जो सब मैंने सॉल्व किया फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, नाउ ये PY ये दिसंबर 20 वाले स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन सर अब हमारा अटेम्प्ट तो जून 21 है, तो हमारे लिए क्या? तो आपके लिए मैं बता दूं, सॉल्व तो नहीं करूंगा। नाउ ये 17,50,000 सेम रहने वाला है, कुछ नया नहीं, नेट कंसिडरेशन आपका। अब खाली है ना, आपको एक ही चीज बदलनी है, ये 289 के बदले बराबर आपको 301 लेना है इंडेक्सेशन, क्योंकि आपका इंडेक्सेशन बराबर PY 2021 का होगा, तो ऊपर सारी डेट्स बदल जाएंगे, और ये वाला भी 301 लेना होगा। बस इतना चेंज करो, फिर जो फिगर आ जाएगा वो आपका आंसर होगा, ओके ऑल ऑफ यू। 301। तो अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, बहुत प्यारा सम है। नाउ स्टूडेंट्स को लगता होगा इन एग्जाम कि यार इतने बड़े बड़े सम्स हैं, कैसे करेंगे, नाउ थोड़ी सी पैनिक हो जाते हैं, बट फ्रेंड्स ये फैक्ट है, जितने बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, उतनी मोर इन्फॉर्मेशन आर गिवन इन दैट क्वेश्चन एंड इट बिकम्स मोर सिंपलर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला है, लेट्स सी। और मैंने थोड़ा बहुत रखा है सो दैट आई कैन सेव माय टाइम एंड योर्स आल्सो, हाँ, वीडियो थोड़ा छोटा बने।
चिरंजीव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो, एज ए स्टूडेंट अगर मैं पढ़ूं तो वो हाउस प्रॉपर्टी को बेच रहा है, ठीक है, सेल का कंसेप्ट है, ओके। लोकेटेड एट नोएडा, प्लेस से मुझे कोई लेना देना नहीं है, टू यशस्वी, मतलब चिरंजीव सेलर हो गया, ट्रांसफरर, और यशस्वी इज ए बायर, बायर से अपने कोई लेना देना नहीं है, चिरंजीव अपना असेसी है, ओके। नाउ ऑन 1 अगस्त 2018, 1 अगस्त 2018 को उसने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए, ओके। नाउ पीवाई 1819 हो गया। नाउ फॉर टोटल सेल कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 125 लाख, यहां पर लाख वर्ड होना चाहिए था, ठीक है, 125 लाख, ठीक है, मतलब 125 लाख में वो अपना प्रॉपर्टी यशस्वी को बेच रहा है, अच्छी बात है। यशस्वी पेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 25 लाख बाय अकाउंट पे चेक टू चिरंजीव ऑन 1 अगस्त 2018, जिस दिन उन्होंने खरीदने का डील किया, सेल का डील किया, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग का ट्रांजैक्शन हुआ, उस दिन यशस्वी ने 25 लाख पे कर दिया, ठीक है। और यशस्वी ने क्या कहा देखो, एंड बैलेंस, मतलब 1 करोड़ बचा है, एंड बैलेंस वाज अग्रीड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और बाकी का 1 करोड़ वो जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब पे करेंगे, अच्छी बात है। ऑफ द कन्वेंस डीड, अभी तक एज ए स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि मुझे ये सम कैपिटल गेन सॉल्व करना है, ठीक है, देखते हैं। विच कुड ओनली बी एग्जीक्यूटेड बाय चिरंजीव ऑन 1 अक्टूबर 2019, रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर 2019 में होने वाला था, बराबर, मतलब लगभग 1 साल से ज्यादा का गैप हो गया, ठीक है। डील फाइनल हुई और 18 अगस्त 18 में, और रजिस्ट्रेशन होने वाला है अक्टूबर 19 में, एक साल लग जाते हैं, वाओ। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ए गाइस, जब भी प्रॉपर्टी के केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे तो आपके दिमाग में सेक्शन 50C आ जाना चाहिए, यस, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन रजिस्ट्रेशन, डीड इज 150 लाख, ठीक है। जिस दिन प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होने वाला था, मतलब अक्टूबर 2019 में, उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वाज 150 लाख। However, the value determined by the stamp duty valuation of the house on the date of agreement on 1 August 2018 was 140 lakh. Guys, दो stamp duty value दी है, ठीक है, stamp duty value at the time of agreement and stamp duty value at the time of registration। अब मेरी बात सुनो, इनकम टैक्स के रूल्स में लिखा गया है, अगर एग्रीमेंट का डेट और रजिस्ट्रेशन का डेट दोनों अलग अलग होते हैं और दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूज होती हैं डिफरेंट डेट्स पे, तो आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सा कंसीडर करेंगे, बराबर। तो गाइज आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसीडर करना है, जिस दिन आपने बाइंग और सेलिंग कंफर्म किया था, रजिस्ट्रेशन बाद में होता रहेगा। तो मेरे इस क्वेश्चन में यू हैव टू कंसीडर 140 लाख डेट ऑफ एग्रीमेंट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है। नाउ फाइन, अब देखो सेक्शन 50C एप्लीकेबल हो जाए, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 140 लाख है और उसने लैंड बेचा है 125 लाख में, मतलब उसका कंसीडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है कि नहीं, सेक्शन 50C एप्लीकेबल हो जाता है। द अमाउंट ऑफ सेल कंसीडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन, बराबर, विल बी, गाइस इसमें कैपिटल गेन पूछा ही नहीं है, अब लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट था, इसमें ये पूछा है अमाउंट ऑफ सेल कंसीडरेशन कितना होगा, मतलब आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना होगा, बस इतना ही बताना, पूरा कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करना। तो सुनो, अब सेक्शन 50C के हिसाब से आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, बराबर, सेक्शन 50C का रूल, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है आपका 125 लाख, सॉरी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 140 लाख, बराबर है, और गवर्नमेंट कहता है PY 1920 के लिए, बराबर, नाउ कि आपका सेल प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बीच में 5% से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें 5% ऐड करेंगे, एम आई करेक्ट, सेल प्राइस प्लस 5%, मतलब आपका सेल प्राइस क्या है 125 लाख। चलो, तो आपको ये रूल, मैंने रूल यहां पे लिख के रखा हुआ है, तो 125 लाख प्लस 5% लेंगे आप, और फिर देखेंगे विच एवर इज हायर कौन सा है, हाँ कि ना, आपको ये रूल्स आते हैं। तो अगर आप 125 लाख में 5% ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आता है, रुको, कैलसी, तो अगर आप कैलसी यूज करेंगे, कैलकुलेट करके देखो, नाउ इट विल गोइंग टू बी 131.5 लाख। तो गवर्नमेंट कहता है
कि अगर मैं आपके सेल प्राइस में 5% भी ऐड करूँ ना तो भी मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल प्राइस में 5% से ज़्यादा का गैप है, बराबर, वो नहीं चलेगा। तो यू हैव टू कंसीडर, बराबर, विच एवर इज हायर के हिसाब से आपका FEOC स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रहेगा 140 lakhs। तो योर आंसर इज सी, बराबर। अच्छा, अब यही क्वेश्चन दिसंबर 21 वालों के लिए, बराबर, सॉरी जून 21 वालों के लिए और दिसंबर 21 वालों के लिए। नाउ इनके लिए यहां पर कैलकुलेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 140 लाख और 125 लाख में आप 10% ऐड करेंगे, ये अमेंडमेंट हो चुका है, बराबर। तो आप लोग को करीब 125% प्लस 125 लाख प्लस 10% 137.5 लाख आएगा। तो भी आप 140 लाख को एक्सीड नहीं कर रहे या इक्वल नहीं कर रहे, इसका मतलब आपका भी आंसर 140 लाख होगा। ये आंसर उन लोगों के लिए, मतलब आंसर इज नॉट चेंजिंग, दोज हु आर गिविंग एग्जाम इन जून 21, बिकॉज 5% के बदले अब अमेंड होकर 10% हो गया है, लिमिट इंक्रीज हो गई है, द गैपिंग रिलैक्सेशन ज्यादा दे दिया है गवर्नमेंट ने। ओके, नाउ चलो इसके बाद अब नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, इसका मतलब कैपिटल गेन में अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 मार्क का कैपिटल गेन आया, बराबर। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, आ जाओ। बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए नाउ जरा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बिजनेस एंड प्रोफेशन। चलो, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन पहला क्वेश्चन थियोरी है। कर्नाटका हाई कोर्ट इन अ केस ऑफ CIT वर्सेस ITC होटल्स लिमिटेड, अगेन केस स्टडी दी है, बट मैं फिर से कहता हूं स्टूडेंट को शायद ये नाम याद ना हो, बराबर, लेकिन अंदर का कंटेंट पढ़ के आपको रूल समझ में आ जाएंगे। नाउ ITR 109 held that the expenditure incurred on the issue of and collection of debentures, including the convertible debentures, which has to be converted into shares, shall be treated as. Guys, आपको पता है कंपनीज के लिए इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर कंपनी शेयर इशू करती है या डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करती है, वो जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, बिकॉज इशू करने से रिलेटेड भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, बराबर है। कन्वर्जन, डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड, आप लोगों ने कन्वर्टिबल शेयर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स पढ़े हैं, उनको कन्वर्ट करने में भी जो कंपनीज को एक्सपेंडिचर्स होगा, वो एक्सपेंडिचर को आप क्या मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। तो फ्रेंड्स ये केस, बराबर, आपके ICSI इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में भी दिया है। मैं आपको पहले आंसर बता दूं, इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। सर क्यों माना जाएगा? नाउ ये जजमेंट आया हुआ है, ये देखो मैंने पेज नंबर भी लिखा है और आपके मॉड्यूल का यहाँ पे फोटो भी लगाया हुआ है, बराबर। आप ICSI मॉड्यूल में पेज नंबर 247 पे ये केस रीड कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है नाउ द ट्रीटेड एज, देखो, द कर्नाटका हाई कोर्ट हेल्ड द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन दिस इश्यू एंड कलेक्शन ऑफ डिबेंचर शैल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नाउ देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए थे। नाउ जरा देखो, ग्रो ग्रीन टी कंपनी हैज हैविंग अ टी गार्डन इन असम। अब देखो मुझे इससे समझ में आ गया कि वो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पूछ रहा होगा। एंगेज इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया, टी बिजनेस है, टी मैन्युफैक्चरिंग का काम है। टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड प्लांटेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग टी फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 आर रुपीज 2,50,000। उसका टोटल प्रॉफिट 2,50,000 हुआ है। प्रॉफिट सब्जेक्ट टू टैक्स, बराबर, एज पर रूल इन AY। अब वो बोल रहे प्रॉफिट सब्जेक्ट टू टैक्स बताना है। अब आप लोगों ने एग्रीकल्चर इनकम का कंसेप्ट पढ़ा होगा फ्रेंड्स, मेरा ऑफ कोर्स पढ़ाई होगा, ठीक है, बहुत सिंपल था। टी बिजनेस में वो लोग कह रहे हैं कि प्रॉफिट इस साल जो हुआ है वो 2,50,000 हुआ है। अब उसमें आप लोगों ने पढ़ा है 60-40 का रेशियो है, जितना भी प्रॉफिट टी कंपनीज कमाएंगी इफ दे आर ग्रोइंग टी लीव्स एंड कन्वर्टिंग इनटू अ टी पाउडर, बराबर, तो 60% इनकम उनकी एग्रीकल्चर मानी जाएगी जो कि एग्जेम्प्ट होगा, और 40% उनका नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा जो कि टैक्सेबल होगा। तो आपको 2,50,000 को 60 और 40 में डिवाइड कर देना है, बहुत सिंपल। तो अगर आप 60% निकालते हैं, बराबर 2,50,000 का, तो 2,50,000 इंटू 60%, तो आपको आंसर 1,50,000 आता है। तो अब वो ऑब्वियसली ये 1 लाख आएगा। तो दिस इज एग्जेम्प्ट, ये तो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, और ये हो जाएगा टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। अब आपको क्वेश्चन में टैक्सेबल पूछा है तो 1 लाख इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड, बहुत सिंपल था। आप डायरेक्टली 2,50,000 का 40% कर सकते थे,
नाउ मैंने तो ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए पूरा चार्ट बना दिया। एक और क्वेश्चन आया है थियोरेटिकल, जरा देखो। Which out of the following element shall be considered for bringing to tax the income under the head income from business and profession? अब उन्होंने नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं और कहा है कि इन ट्रांजैक्शंस में से कौन से इनकम्स को बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो आपको इन ट्रांजैक्शंस को पढ़ना है एंड यू हैव टू फाइंड विच इनकम इज इन बिजनेस इनकम, उसे टिक मार्क कर देंगे, बराबर। तो देखो, नाउ ब्रिंगिंग टैक्स, ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस इज नॉट नेसेसरी। ओ, ट्रांजैक्शंस नहीं दिए हैं, फीचर्स दिए हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये फीचर्स को मैं रीड तो कर दूंगा, लेकिन आप लोगों ने कहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। नाउ अब मैं आपको बता दूं, ये पूरी की पूरी थ्योरी अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो आपको ये पूरी की पूरी थ्योरी आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 191 पे मिल जाएगी। सब कुछ आपके मॉड्यूल में है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इवन तो आप कोई भी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को मॉड्यूल बताता ही हूँ, लास्ट में टिक मार्किंग दे देता हूँ, बट द थिंग इज दैट आप कोई भी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, ये हिंट है इस पेपर के बराबर थ्रू कि आपको मॉड्यूल से एक बार ऊपर से थ्योरी देख के जाना होगा, ठीक है ना। पेज नंबर 191, ठीक है, देखो इनकम अर्न इन कैश और इन काइंड चलेगा। अब देख लेते हैं नाउ कौन से फीचर्स हैं, वो चाहिए ना। तो देखो, ओनरशिप ऑफ बिजनेस इज नॉट नेसेसरी। क्या बिजनेस का ओनर रहना नेसेसरी है? नहीं। तो देखो कहां लिखा है सर, ये देखो, ओनर ऑफ बिजनेस इज नॉट नेसेसरी, मतलब ये एक फीचर है जो दिया हुआ है, तो मैं इसको टिक मार्क कर देता हूं। तो अपना फर्स्ट आंसर तो है। दूसरा, बिजनेस मस्ट बी लीगल। नाउ गाइस, बिजनेस मस्ट बी इलीगल। तो देखो, बिजनेस में भी लीगल और इलीगल दोनों दिया हुआ है, मतलब बिजनेस लीगल हो या इलीगल हो, इनकम टैक्स होता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस तो बिजनेस होता है। एम आई करेक्ट? इसका मतलब कैन आई से बिजनेस मस्ट बी इलीगल, ये फीचर रॉन्ग है, क्योंकि इट कैन बी लीगल, इट कैन बी इलीगल। इसे लिखा है कि बिजनेस लीगल ही होना चाहिए तो ही बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। ना 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 ना, इनकम टैक्स कहता है बिजनेस बिजनेस है, मैं इनकम टैक्स लेने के लिए लीगल बिजनेस हो इलीगल सब चलेगा, ठीक है। तो ये अपना फीचर नहीं है। इनकम में बी अर्न इन कैश और इन काइंड, ये तो फर्स्ट पॉइंट ही था, इनकम अर्न इन कैश और इन काइंड, ऑफ कोर्स ये तो नेचुरल है, ना भी पढ़ो तो पता चलता है, तो ये भी फीचर है। प्रॉफिट मोटिव इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, ठीक है। नाउ प्रॉफिट मोटिव इज नॉट अ सोल कंसिडरेशन, बराबर। आपका प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन हो या ना हो, प्रॉफिट हुआ ना, टैक्स भरो, तो ये भी। तो कहने से फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये बिजनेस एंड प्रोफेशन के फीचर्स हैं, तो आंसर इज बी। अरे ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? चलो, थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आए हैं इस बार, वाओ। अब आ जाओ डेप्रिसिएशन का सम, मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं ना। जरा देखो, फॉर्मेट से कैलकुलेशंस करेंगे, देखते हैं क्या लिखा है। WDV of the block of asset of plant and machinery subject to depreciation at the rate 15%. फ्रेंड्स, उन्होंने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया है, नहीं भी देते तो जनरल रेट 15% होता है, एवरीवन नोज। एज ऑन 1 अप्रैल 2019 27,50,000, ये ओपनिंग बैलेंस दिया है उन्होंने 1 अप्रैल 2019, क्योंकि दिसंबर 20 का पेपर में PY 1920 था। बट अगर ये क्वेश्चन जून 21 वाले सॉल्व करेंगे तो ये 19 के बजाय डेट चेंज हो जाएगी, 1 अप्रैल 2020 हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए PY 2021 है, दैट्स ओके। वन ऑफ द मशीन आउट ऑफ दिस ब्लॉक वाज सोल्ड ऑन 1 बराबर जुलाई 2019, ठीक है। उसमें से एक पार्ट ऑफ द एसेट बेच दिया जुलाई 2019 में, ओके। तो सोल्ड है, सोल्ड माइनस हो जाएगा फॉर रुपीज 4,50,000, ये सेल कंसिडरेशन है। एंड अ न्यू मशीन फॉर अ वैल्यू ऑफ 17,50,000 परचेज्ड, एक नया परचेज किया है, मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया है, पार्टली सोल्ड दिया है और परचेज भी दिया है। अब ये परचेज कब हुआ है भाई? 1 अगस्त 2019, बराबर 1 अगस्त 2019 में। was put to use from 1 मार्च 2020। ओ, डेट ऑफ परचेज भी दिया है और डेट ऑफ पुट टू यूज भी दिया है, डेट ऑफ एक्चुअल यूज। तो गाइज, इनकम टैक्स के हिसाब से आप कौन सी डेट कंसीडर करेंगे? जब डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ रेडी टू यूज दिया हो, यू हैव टू गो विद डेट ऑफ रेडी टू यूज, तो हम 1 मार्च 2020 कंसीडर करेंगे, ओके। नाउ मतलब 6 महीने से कम हो गया, लेस देन 180 डेज, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी क्लेम्ड ऑन द ब्लॉक ब्ला 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 ब्ला, आपको डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालना है, ठीक है। फॉर्मेट बड़ा सिंपल होता है फ्रेंड्स, WDV प्लस परचेज माइनस सेल,
यही कंसेप्ट होता है, WDV प्लस परचेज माइनस सेल, हाँ कि ना। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो WDV क्या रहेगा, सबसे पहली चीज तो व्हाट बी योर WDV। तो WDV दिया है 27,50,000, ठीक है। परचेज भी किया है, परचेज का कॉस्ट है 17,50,000 और सेल कर दिया है, तो सेल को सेल प्राइस पे लिख लेंगे फटाफट। कितने पे सेल किया भाई, 4,50,000, हाँ कि ना। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27,50,000 प्लस 17,50,000 माइनस 4,50,000, ठीक है। तो 40,50,000 आपका बैलेंस आया, वैल्यू ऑफ ब्लॉक। अब ये डेप्रिसिएशन नहीं है, बराबर है। अब आपको इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। अब कहने से ये जो परचेज किया था इसको आपने यूज किया है 1 मार्च 2020 से, इसका मतलब आपने सिर्फ 30 डेज के लिए यूज किया, तो लेस देन डेज हुआ, तो इसके ऊपर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आना चाहिए, डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। अग्री। तो हम जो अब ये 40,50,000 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स और बैलेंस पे डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स कंप्लीट के लिए, बराबर। नाउ अब इसमें से 40,50,000 में से 7,50,000 यहां ले लेंगे, तो 17,50,000 माइनस कर लो, तो 23 लाख पे 12% 12 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन आएगा, इनटू 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, टोटल ईयर का डेप्रिसिएशन 15% है, तो हम आधा कर लेते हैं 7.5% ले लेंगे, और यहां पर पूरा 15% का डेप्रिसिएशन लेंगे, और इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। एम आई करेक्ट? अरे हाँ कि ना। अब अगर आप 23 लाख पे 15% लेते हो तो 3,45,000 का फिगर आता है, और अगर आप 17,50,000 पे 7.5% डेप्रिसिएशन लेते हो तो 1,31,250 आता है। ये दोनों डेप्रिसिएशन है, अगर इन दोनों को ऐड कर लो, ये मेरा टोटल डेप्रिसिएशन का आंसर हो जाएगा। तो 1,31,250 प्लस 3,45,000, वाओ, 4,76,250 का आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में है क्या? यस, ए इज द आंसर। कितना सिंपल है ऑल ऑफ यू, बहुत प्यारा सम था। अच्छा सर, जून 21 में अब हमको एग्जाम देनी है, तो यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है, सेम आंसर आने वाला है, बस फर्क इतना होगा कि जो डेट 2019 है वो 2020 हो जाएगी, बराबर। मतलब ये जो 1 अप्रैल 2019 का ओपनिंग बैलेंस है 20 हो जाएगा, परचेज में जो 19 है वो 20 हो जाएगा, और जो 20 है वो 21 हो जाएगा। एक एक साल आगे बढ़ा लेना। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। अब एक्चुअली है ना, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके एग्जाम में आया है वो लॉजिकली थोड़ा सा गड़बड़ है, या यहाँ पर मिस्टेक हो गई है आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर ही। नाउ देखो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलावेंस, अब इसी से मेरे को समझ जाना चाहिए एज ए स्टूडेंट कि वो सेक्शन 32 एडी की बात कर रहा है। एसी तो आपके अटेम्प्ट में अबॉलिश हो चुका था, बंद हो चुका था वो प्लान, ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू डैश, बराबर। तो एक्चुअली ये 32 एडी का क्वेश्चन होना चाहिए। डैश है, क्या है देखेंगे, dash of cost of a new asset acquired and installed for manufacture or production of an article in a backward area in the state of dash and state of dash, ठीक है, during the year 1st April 15 to 31st March 20 in allow is allowed in addition to the amount of section 32। ये जो AC है ना, ये एक्चुअली AD होगा, 32 AC wasn't there, बराबर। अब सुनो, बहुत सिंपल, मैं इसको फटाफट पढ़ लिया, मैं आपको बता देता हूँ। एडिशनल इन्वेस्टमेंट डिडक्शन में, बराबर है, मैंने आपसे कहा था कि ये स्पेसिफिक एरियाज के लिए बने हैं, ऑब्जर्व के लिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। अगर कोई वहां पर न्यू मशीनरीज सेटअप करता है तो उसे डिप्रिसिएशन के अलावा 15% ऑफ द कॉस्ट का वन टाइम एक और डिडक्शन मिलेगा, बराबर है। तो यहां पर जो आंसर आएगा 15% ऑफ द कॉस्ट आएगा, रूल आपने पढ़ा हुआ है, बराबर है। अच्छा, अब बोलो ने बैकवर्ड एरिया इन द स्टेट ऑफ, अब बैकवर्ड एरिया इन द स्टेट ऑफ तो 4 है, ऑब्जर्व, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। अब ये लोग ने 2 स्टेट पूछे हैं तो 4, पर आपको चारों याद है, तो आप है ना इसमें देख लो, देखो 15% होना चाहिए, तो बी और डी ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो गया, तो सर ए होगा कि सी होगा। अब
ए बोलता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, कर्नाटका कहीं भी प्लान में इन्वॉल्व नहीं था, तो ये ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। बाकी के दो स्टेट के नाम नहीं लिए, दैट्स ओके, बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 डोनेशन को लेकर है, सेक्शन 35। देखो, अमिताभ हैड मेड अ पेमेंट, पेमेंट का मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को तो डिडक्शन मिलता है। देखते हैं, अभी खाली पेमेंट से समझ में नहीं आता है कौन से सेक्शन की बात कर रहा है। 60,000 टू IIT कानपुर फॉर एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम। नाउ अंडरस्टैंड, नाउ 60,000 टू IIT कानपुर मतलब डोनेशन हो गया, हाँ कि ना। अब देखो रूल्स के हिसाब से PY 1920 वालों के लिए इसके ऊपर आपको 150% का डिडक्शन है ना, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। ₹90,000 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन हाउस, ये आपने किसी को डोनेशन नहीं दिया, खुद से रिसर्च किया। आपने दो पार्ट पढ़े होंगे सेक्शन 35 में, एक इन हाउस रिसर्च और एक डोनेशंस, बराबर है। इन हाउस रिसर्च में आपको 100% मिलता है, हाँ कि ना। नाउ एज अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी एंड एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख टू एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक बेंगलुरु फॉर अ साइंटिफिक रिसर्च। अब ये वापस किसी को डोनेशन दिया है, अप्रूव्ड है, तो इसके ऊपर भी आपको 150% मिलेगा डोनेशन। बेंगलुरु, ही वांट्स टू नो अबाउट द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल, ठीक है, फॉर PY 2021। अब देखो फ्रेंड्स, 3 डोनेशंस हैं। एक IIT कानपुर को डोनेशन दिया है 60,000 का, मेरी बात को जरा समझना, ठीक है। पहला फिगर, एक इन हाउस रिसर्च किया है 2 लाख रुपीस का खर्चा करके, सॉरी 90,000 रुपीस का खर्चा करके, ये क्वेश्चन है। और थर्ड जो है वो IIT या किसी कॉलेज को, अप्रूव्ड कॉलेज को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को डोनेशन दिया है 2 लाख रुपीस, हाँ कि ना। अब सुनो, अब कानपुर के लिए 150% का डिडक्शन है, तो ये 90,000 हो जाएगा। 150%, 90,000 का 100% ही डिडक्शन है, तो ये भी 90,000 हो जाएगा, बराबर। और 2 लाख का 150% डिडक्शन है, तो ये हो जाएगा 3 लाख। आपका टोटल अमाउंट आएगा 4,80,000 का टोटल डिडक्शन आपको सेक्शन 35 में मिलने वाला है, बराबर है। तो 4,80,000 इज द आंसर। ये हो गया दिसंबर 20 वालों के लिए। तो सर अब हमारा अटेम्प्ट तो जून 21 है, तो मैं आपको बता दूं, अब से आपका जो रूल्स है वो सब चेंज हो चुके हैं, सबका 100% ही मिलने वाला है। 90,000 का भी 100% और 2 लाख, जो 150 था सारे सेक्शंस 100% हो गए, मतलब 60, 90 और 2 लाख, ठीक है। देयर इज नो 150%, वेटेड डिडक्शन हट गए हैं, सिर्फ 100% मिलेंगे। तो 60,000 प्लस 90,000 प्लस 2 लाख, तो आपका आंसर 3,50,000 आएगा। किसके लिए? जून 21 अटेम्प्ट वालों के लिए, कंफ्यूज मत हो जाना। ये आंसर दिसंबर 20 एग्जाम के लिए था, अमेंडमेंट हो चुके हैं, ओके। तो 3,50,000 ये वाला आंसर दिसंबर, सॉरी जून 21 अटेम्प्ट के लिए, ओके। लेकिन मैं 4,80,000 लिख रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक एंड पिंक is a proprietorship firm of Pinanjay resident in India having turnover from manufacturing and sale of toys for the financial year 1920 is 160 lakh। पहली बात तो ये सोल ट्रेडर है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, सॉरी ये पार्टनरशिप, ठीक है, ये सोल ट्रेडिंग। नाउ 1920 में 160 लाख का उसका टर्नओवर है, बराबर। The gross turnover is 160 lakh, includes the amount of 60 lakh received through electronic clearing and RTGS NEFT, and the account are being not properly maintained by Pinanjay। अब देखो accounts are not properly मतलब कहने से presumptive टैक्स का कंसेप्ट लगेगा, हाँ कि ना।
आप लोगों ने प्रिजम्पटिव टैक्स में सेक्शन 44 एडी फॉर सेक्शन 44 एई फॉर सेक्शन 44 एडीए पढ़ा है ना ना सर्विसेज के लिए, ट्रांसपोर्ट वालों के लिए। ये कंसेप्ट काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ो ना। द अकाउंट आर बीइंग नॉट प्रॉपरली मेंटेन, ठीक है, सेक्शन 44 एडी बोला भी है इन्होंने, ठीक है। एडवाइस पिंगा जी एज द अमाउंट ऑफ इनकम विच इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर सेक्शन 44 एडी। बहुत सिंपल ना, पूरा क्वेश्चन फटाफट मैंने पढ़ लिया। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने को प्रिजम्पटिव पे टैक्स भरना है, उन्होंने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की है, तो बताओ उनकी इनकम कितनी मानी जाएगी। तो यू पीपल नो द रूल्स कि सेक्शन 44 एडी में वो लोग ही एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो। तो उन्होंने लिखा है कि उसका टर्नओवर 160 लाख है, इसका मतलब उनका टर्नओवर 1 करोड़ 60 लाख है, मतलब वो एलिजिबल तो हो गया, बराबर। फर्म है वो भी एलिजिबल हो गया। थर्ड, बराबर, उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी चाहिए, वो भी हो गया। अब सर कितना इनकम माना जाएगा, तो फ्रेंड्स ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, अगर उन्होंने पेमेंट्स टर्नओवर चेक्स में की है तो उसका 6% नेट इनकम मानी जाएगी, बराबर है, लमसम बेसिस पे। और अगर उन्होंने कैश में डील किया तो 8% मानी जाएगी। अब उन्होंने क्या लिखा है देखो, उनका टोटल टर्नओवर 160 लाख है, बराबर। इसमें से उन्होंने चेक बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ईसीएस आरटीजीएस जो भी आप बोलो 60 लाख का टर्नओवर किया है, हाँ कि ना। इसका मतलब बाकी सब कैश में हुआ होगा 1 करोड़, हाँ कि ना। तो अब रूल्स के हिसाब से 60 लाख का 6% उसका इनकम माना जाएगा और 1 करोड़ का 8% उसका इनकम माना जाएगा, हाँ कि ना। तो 1 करोड़ का 8% कितना हुआ, 8 लाख। 60 लाख का 6% कितना हुआ, 3,60,000। तो व्हाट इज द टोटल इनकम, बहुत सिंपल। तो 8, 9, 10, 11,60,000 उसकी इनकम मानी जाएगी। बी इज द आंसर, हाँ कि ना। ऑल ऑफ यू सेम है, बहुत सिंपल। अब ये देखो सेक्शन 44 एडी का क्वेश्चन आया, अब 44 एई का भी क्वेश्चन आया, ठीक है ना। Ram engaged in a business of plying, hiring or leasing of goods carriage as on 1st April 2019, ठीक है। Having 5 trucks, अब देखो उसके सिर्फ 5 ही ट्रक है, अगर 10 ट्रक से ज्यादा होता तो सेक्शन 44 एई एप्लीकेबल नहीं होता, ओके। ऑफ अ ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ ईच ट्रक लेस देन 12,000 kg। अब आपको सेक्शन 44 एई का कंसेप्ट पता है, बराबर है। अगर हैवी व्हीकल्स है, हैवी व्हीकल्स का डेफिनेशन है 12,000 kg के ऊपर का अगर कोई गाड़ी है तो हैवी व्हीकल मानी जाएगी, उसकी इनकम मानी जाएगी 1,000 रुपीज पर टन, बराबर है, पर मंथ ना। और अगर कोई नॉन हैवी व्हीकल्स है, बराबर, उसका 7,500 पर मंथ हो जाएगा, टन नहीं है, ठीक है। तो 5 ट्रक्स है उनके पास, ग्रॉस वेट बराबर इज लेस देन 12,000 kg, मतलब नॉन हैवी है, ठीक है। तो भाई 5 ट्रक तो उसके पास है। One of the truck of these 5 trucks were sold on 23rd July। अब देखो देखो देखो, ऐसे नहीं समझेगा। पहली चीज तो उसके पास 5 ट्रक ऑलरेडी है, हाँ कि ना, चलो ठीक है। उसमें से एक ट्रक बेच दी, पर यूज तो किया ना इस साल, ठीक है। 2 more trucks were purchased and after sale of 1 truck, एक ट्रक बेचने के बाद 2 more truck, बराबर है, were purchased। अब ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1 is less than 12 kg, मतलब एक नया ट्रक खरीदा उसने जो नॉन हेवी था, एंड 1 ट्रक ऑफ 16,900 kg, एक और ट्रक खरीदा जो हेवी था। तो टोटल उन्होंने कितने ट्रक्स का डिटेल्स दिया है, 7। 5 तो पुरानी है और 2 इस साल खरीदी, तो 7 हो गए। अब आप लोग लगे लेकिन सर एक तो बेच भी दिया, हाँ उसको कुछ टाइम के लिए तो यूज किया, तो उसकी इनकम तो कैलकुलेट करोगे ना। ऑफ अ ग्रॉस व्हीकल वेट वो परचेज ऑन 5 सितंबर 2019, दोनों की दोनों ट्रक्स 5 सितंबर को खरीदी गई। चलो भाई 5 सितंबर, एंड प्लाइड ही वांट टू डिक्लेयर हिज इनकम अंडर सेक्शन 44 एई शैल बी रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर इनकम डैश। आपको उसकी इनकम बतानी है, बहुत सिंपल। अब देखो 1 ट्रक 1 हैवी ट्रक, ये तो न्यू है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं। 1 ट्रक सोल्ड है, अब सोल्ड की डेट क्या है भाई, तो सोल्ड की डेट है 23 जुलाई 2019, चलो ठीक है, तो जुलाई 2019 में बेची। और 4 ट्रक्स और हैं,
अरे अग्री करते हो? 4 ट्रक्स और हैं कि नहीं? ठीक है ना, तो ये जो 4 ट्रक्स हैं ये तो पूरे 12 महीने के लिए यूज हुई हैं। तो अब आप इसको कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो देखो मैं आप कैलकुलेशन कर देता हूँ जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से। तो देखो जो 1 ट्रक है ये वाला मेरा ए पॉइंट, बराबर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका फिगर है इनकम का 7,000 पर मंथ पर ट्रक इनटू, अब देखो पर मंथ है तो कितने महीने यूज किया, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। सर जुलाई में तो बेच दिया, पार्ट मंथ विल बी कंसिडर एज फुल मंथ, है ना, तो उसने उसको 4 मंथ्स के लिए यूज किया। इनटू कितने नंबर ऑफ ट्रक्स है, पर ट्रक 1 ही है तो 1T। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मैं लिख रहा हूं क्योंकि मैं फॉर्मूला पूरा फॉलो कर रहा हूं, बराबर। तो आपको आंसर क्या आएगा, 30,000 आना चाहिए। 7,500 इंटू 4 कर लो, ठीक है। अब बी वाला पार्ट, ये वाला मैं लिखते भी जा रहा हूं, ओके, बी वाला पार्ट नाउ अंडरस्टैंड। अब बी वाला पार्ट 4 ट्रक्स हैं, हाँ कि ना, तो ये भी नॉन हैवी है, तो 7,500 पर मंथ पर ट्रक इनटू ये जो 4 ट्रक हैं ये पूरे 12 महीने यूज हुई हैं, तो 12 मंथ्स इनटू 4 ट्रक्स। अग्री करते हो? तो आपको 7,500 पर मंथ है तो इंटू 12 मंथ्स इंटू 4 करना होगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 3,60,000। ओके, देन सी, एक और ट्रक ली जो नॉन हैवी है, 1 न्यू ट्रक, ये आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूं इतना डिटेल, ठीक है। तो अब 7,500 पर मंथ, क्योंकि नॉन हैवी है ना, पर मंथ पर ट्रक, अब ट्रक तो एक ही है। अब ये कब से यूज किया, आपने सितंबर में खरीदा 5 सितंबर, तो सितंबर पूरा कंसीडर हो जाएगा, तो सितंबर से मार्च, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 7 मंथ्स के लिए यूज किया है आप लोगों ने, तो 7 मंथ्स इंटू 1 ही ट्रक है, बराबर। तो आपका फिगर क्या आएगा, मेरे हिसाब से 52,000 आना चाहिए, बराबर। देख लेते हैं, 7,500 इंटू 7, सॉरी 52,500 आएगा, बराबर। नाउ अब डी, ये वाला 1 हेवी ट्रक, 1 न्यू भी है और हेवी ट्रक है, तो अब इसके लिए क्या लेंगे, तो इसके लिए जो है वो है 1,000 रुपीज पर टन पर मंथ, बराबर, पर टन पर मंथ है, वो पर ट्रक नहीं है, पर टन है, तो 1 टन में 1000 किलो होता है। अब उन्होंने जो नई गाड़ी खरीदी है वो 16,900 किलो की है, लिखा है ना 16,900 केजी, मतलब 17,000 केजी हो गया, तो आपका पर टन में आप 17,000 केजी भी लेंगे, और एक ही ट्रक है तो आप 1 ट्रक भी लेंगे, बराबर है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर ट्रक पर मंथ, ठीक है, नो 17,000 केजी ले लिया, अब ट्रक तो एक ही है, कितने महीने के लिए यूज किया, 7 मंथ्स के लिए, इंटू 7 मंथ्स, तो आप 17,000 इंटू 7 मंथ्स करेंगे तो 1,19,000 आपको इनकम माना जाएगा। अब आप इसे टोटल करेंगे, बराबर, तो टोटल आएगा 5,61,500। सी इज द आंसर। दिस हाउ यू हैव टू डू द कैलकुलेशन। अच्छे क्वेश्चंस आए लेकिन इजी आए हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन के सम्स। नेक्स्ट है, राम एंड कंपनी कंस्टिट्यूटेड 2 पार्टनर्स sharing profit and loss equally, declared net loss rupees 20,000 after charging a salary of rupees 10,000 per month paid to each partner of the working partner as authorized the deed during the previous year 1st April 2019 to 31st March 2020। अब देखो क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ रहा है, पार्टनर्स की सैलरी, हाँ कि ना, नाउ द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी मेड टू पार्टनर्स व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम विल बी, पार्टनर्स की कितनी सैलरी पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन मिलेगा, तो नेट प्रॉफिट की लिमिट पे डिपेंड करता है। चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो अब
पार्टनरशिप फर्म को कितना सैलरी डिडक्शन मिल सकता है, दैट हैज बीन आस्क्ड। एम आई करेक्ट? नाउ तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? हाउ विल गो टू सॉल्व इट? तो इट्स वेरी सिंपल। क्वेश्चन में लिखा है कि इस बार लॉस हुआ है 20,000 का, पार्टनर्स ने लॉस बुक किया है 20,000 का, बट रूल्स ये कहते हैं कि जो लिमिट है सैलरी कैलकुलेशन की वो बुक प्रॉफिट से निकलेगी। तो फर्स्ट यू टू कैलकुलेट द बुक प्रॉफिट। तो सबसे पहले जो सैलरी का डिडक्शन लिया है वो आप ऐड कर देंगे, सैलरी ऑफ बोथ द पार्टनर। अब सैलरी का डिडक्शन कितना लिया है? तो सुनो, 10,000 पर मंथ है ना, इनटू नाउ 10,000 per month into 12 months for two partners. There are two partners ना, 10,000 per month for each partner था, तो it is 2,40,000। तो उन्होंने सैलरी का ऑलरेडी डिडक्शन ले लिया था, जिसको आप क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, तो आपको बुक प्रॉफिट आ जाएगा। बुक प्रॉफिट 2,20,000। तो एक्चुअली इसका लॉस नहीं हुआ था, देयर वाज अ बुक प्रॉफिट ऑफ 2,20,000। अब इनकम टैक्स रूल्स क्या कहते हैं कि पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म से सैलरी ले सकते हैं, लेकिन देयर इज अ लिमिट। अब वो लिमिट क्या थी? लिमिट थी फर्स्ट 3 लाख का 90% तक दे कैन टेक दी सैलरी और फर्म को उतना डिडक्शन मिलेगा, बराबर है? तो ना देखो, तो फर्स्ट 3 लाख, बट अपना बुक प्रॉफिट ही कितना है, 2,20,000, तो द होल 2,20,000 विल गो टू कंसीडर ऑन दिस साइड। तो यहां पर बैलेंस इज 0 प्रॉफिट। अब 2,20,000 का 90% बराबर और 1,50,000, हाँ कि ना? नाउ अब 2,20,000 का 90% कितना कंसीडर होता है? तो आप कैलसी पे कर ले, तो 2,20,000 का 90%, तो 1,98,000 तक का सैलरी पार्टनर्स को फर्म को डिडक्शन अलाउड है। अच्छा, इसका 60%, बट दैट इज 0 ओनली, सो इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड। मैंने चार्ट के फॉर्म में बना दिया, तो आंसर इज 1,98,000। होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। नाउ तो कैन आई से इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन केम फॉर 9 मार्क्स। वाओ। अब आ जाओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, द लास्ट हेड, बराबर। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, शक्ल से ही दिख रहा है, बराबर है? आ जाओ जरा फटाफट सॉल्व कर ले। फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम which shall not be taken as forming a part of total income of an assessee for the purpose of taxation in any assessment year as per the provision of Income Tax Act, which shall not be taken as forming a part. Now इन्होंने ये पूछा है, नीचे जो हमने ट्रांजैक्शंस दिए हैं उसमें से एग्जेम्प्ट कौन से हैं? shall not be मतलब एग्जेम्प्ट इनकम। इट्स वेरी सिंपल। तो जो इनकम एग्जेम्प्ट है उसको आप सिलेक्ट कर लो, जिसको हम टोटल इनकम में कंसीडर नहीं करते, तो हम एग्जेम्प्ट इनकम को कभी भी टोटल इनकम में कंसीडर नहीं करते, बराबर? तो देख लेते हैं जरा। तो जरा देखो, पहला एग्जांपल दिया, पेंशन रिसीव्ड बाय अवॉर्डी ऑफ महावीर चक्र। फ्रेंड्स, अपने अदर सोर्स में पढ़ा होगा, अगर पेंशन किसी ऐसे एम्प्लॉय को मिल रहा है जिसको गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। और एग्जेम्प्ट कहाँ है? एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1018 में, तो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो ये एग्जेम्प्ट है, तो ये मेरा आंसर है, बराबर। नाउ इनकम ऑफ अ नोटिफाइड न्यूज एजेंसी, इनकम ऑफ अ नोटिफाइड न्यूज एजेंसी की भी इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 1022B में, ये भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ठीक है। नाउ पेंशन रिसीव्ड बाय विडो, ये विंडो नहीं विडो होना चाहिए था, ऑफ अ मेजर हु डाइड इन बालाकोट अटैक। फ्रेंड्स, ये भी आपने अदर सोर्स में पढ़ा है पेंशन में, ठीक है। नाउ pension received by an army officers of that army officers, sorry, family pension received by a family member of that army officers who died on duty operations, ये exempt है 1019 में, बराबर। तो ये भी exempt है, तो ये भी मेरा आंसर है। फोर्थ है इनकम रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ रेजिमेंटल फंड, ये भी फुल्ली exempt है 1023AA में। तो चारों exempt है, तो योर आंसर इज A, 1, 2, 3 and 4, ठीक है। मतलब ये अदर सोर्स, आपको एग्जेम्प्ट इनकम की लिस्ट याद होनी चाहिए, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट सम, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इनकम व्हिच शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी
उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो अगेन 4 ऑप्शंस है। इनकम डिविडेंड ऑफ कोर्स ये अदर सोर्स में ही टैक्सेबल होती है, तो ये मेरा आंसर है, बराबर। नाउ सेकंड कहता है इनकम फ्रॉम कॉम्पोजिट हायरिंग ऑन बिल्डिंग विथ मशीनरी, ऑफ कोर्स कॉम्पोजिट रेंट जो इनसेपरेबल है वो अदर सोर्स में ही टैक्सेबल होता है, तो ये भी मेरा आंसर है। नाउ थर्ड है इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, ये अदर सोर्स में नहीं जाता, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाता, खुद बोल रहा है स्पेक्युलेटिव बिजनेस, सो डायरेक्ट यार। इनकम फ्रॉम जॉकी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा, ठीक है, वो उनका प्रोफेशन हो गया। तो 2 ही इनकम है जो अदर सोर्स में जाने वाली है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो योर आंसर इज ए, फर्स्ट एंड सेकंड, सो सिंपल। नाउ थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, अ फ्लैट इन जयपुर वॉज बुक्ड बाय अदिति फॉर ₹30 lakh, ओके, विथ यूडीवी बिल्डर on 1st September 2017 and an amount of ₹10 lakh was paid by account paid check। ठीक है, एक फ्लैट है जिसको 30 लाख रुपीस पे बुक किया गया, ठीक है, बिल्डर से, और उसे 10 लाख का पेमेंट कर दिया। फाइन, मुझे अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा है ये अदर सोर्स का है कि क्या है, ठीक है, अभी तक एज अ स्टूडेंट। द पोजीशन ऑफ फ्लैट वाज गिवन बाय बिल्डर ऑन 13th Jan 2020, ठीक है, बिल्डर ने पोजीशन दे दिया, फाइन। The stamp valuation authority have determined the value of the flat on the date of booking 35 lakh. Oh, and on the date of possession given by the builder after execution of conveyance deed at 45 lakh. दो stamp duty value दी है, stamp duty value on the date of agreement and stamp duty value on the date of possession, ठीक है। Now अब आपको एक चीज बता दूं, आप लोगों ने अदर सोर्स में ही पढ़ा होगा, जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाए तो आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट कंसीडर करेंगे, मत यू विल गोइंग टू कंसीडर 35 लाख, हम 45 लाख को इग्नोर करेंगे, ठीक है। फाइंड आउट द अमाउंट इफ एनी चार्जेबल टू टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस फ्लैट इन द हैंड्स ऑफ अदिति इन AY 2021 अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब मेरी एक बात सुनो, एज ए स्टूडेंट जब मैं इसको पढ़ूंगा ना तो मुझे समझ ही नहीं आएगा ये पूछना क्या चाहता है, बट फ्रेंड्स ये गिफ्ट का कंसेप्ट है, बराबर। अब देखो आप लोगों ने जो फ्लैट खरीदा, बराबर, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से नीचे खरीदा है, मतलब इनएडिक्वेट कंसीडरेशन हो गया, तो यहां पर गिफ्ट का कंसेप्ट बैठता है। तो अगर आप लोग ने गिफ्ट का कंसेप्ट पढ़ा होगा तो गिफ्ट का लॉजिक ये कहता है कि अगर आपका गिफ्ट 50,000 के ऊपर जाता है तो इट इज टैक्सेबल, बराबर है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस अमाउंट पेड यू विल गोइंग टू कंसीडर, तो आपको गिफ्ट का वैल्यू आ जाएगा, बराबर। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है 35 लाख, हम 45 लाख को कंसीडर नहीं करेंगे, और आपने खरीदा कितने में 30 लाख में, तो कैन आई से द गिफ्ट वैल्यू इज 5 लाख, अग्री करते हो। अब कैन आई से गिफ्ट की वैल्यू 50,000 के ऊपर जा रही है, यस। तो देयर आर 2 कंडीशंस, एक को गिफ्ट की वैल्यू 50,000 के ऊपर जानी चाहिए टैक्सेबल होने के लिए इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और दूसरा, बराबर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और जो अमाउंट आपने पे किया है उसमें 10% से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे सेकंड कंडीशन चेक करना पड़ेगा, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ही गिफ्ट टैक्सेबल होगा। तो देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 35 लाख, अग्री करते हो, हम लोग सेल प्राइस कंसीडर करेंगे और उसमें 10% ऐड करेंगे, तो कैन आई से सेल प्राइस इज 30 लाख। अच्छा, दिसंबर वाले 5% ऐड करेंगे, सॉरी दिसंबर 20 वाले, बराबर 5%। तो इफ यू गोइंग टू गो विद द कैलसी, आप लोग कैलकुलेशन करें, 30 लाख आप लोगों ने पे किया प्लस 5%, तो इट्स 31,50,000, बराबर। तो कैन आई से डिफरेंस 5% से ज्यादा है, बराबर। तो गवर्नमेंट कहता है दैट गैप, द डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 5%, बराबर। तो माय सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो दिस गिफ्ट इज टैक्सेबल, तो आपका गिफ्ट 5 लाख का आंसर आएगा। अच्छा, ये था दिसंबर 20 स्टूडेंट्स जिन्होंने दिसंबर 20 का अटेम्प्ट दिया। अब ये रूल चेंज हो गया है फ्रेंड्स, अब अगर आप जून 21 में अटेम्प्ट दे रहे हो तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 35 लाख, अगर आप जून 21 में अटेम्प्ट दे रहे हो तो, बिकॉज द लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 10%,
तो 30 लाख प्लस 10% विल बिकम 33 लाख। देन 2, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तक नहीं पहुंच पाया, बराबर है, तो भी आपको गिफ्ट 5 लाख का टैक्सेबल है, मतलब आपके आंसर में चेंज नहीं आएगा। होप यू अंडरस्टूड दिस अदर सोर्स ऑल ऑफ यू। तो मैंने आज आपको 5 एड्स कंप्लीट करवाया अभी तक। अब आ जाओ क्लबिंग ऑफ इनकम पे। लेट्स स्टार्ट विद क्लबिंग ऑफ इनकम। ओके, अब देखो क्लबिंग ऑफ इनकम। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस पूछे गए क्लबिंग से, मतलब 2 मार्क्स के लिए चैप्टर आया है। रिवोकेबल ट्रांसफर, ओके, of an asset as per section 61 of the Income Tax Act 1961 includes the transfer which gives a right to dash of the asset or the income from such asset or assets during the dash of the transferee। गाइज आपने सेक्शन 61 पढ़ा होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बराबर ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफरी को अंडर अ रिवोकेबल एग्रीमेंट, बराबर, तो भी उससे उस एसेट से होने वाली इनकम रिसीव ट्रांसफर ही करेगा, बट टैक्सेबल आपको होगा, बराबर। लेकिन इन्होंने क्या पूछ लिया, इन्होंने पूरा रिवोकेबल का डेफिनेशन ही पूछ लिया। तो अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट टू डैश ड्यूरिंग डैश, क्या आंसर आना चाहिए? तो फ्रेंड्स आंसर देखो, आंसर ए भी हो सकता है, रीअज्यूम पावर लाइफ टाइम और रिवोक लाइफ टाइम, ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन ठीक है, ए और बी दोनों आंसर लॉजिकली करेक्ट ही हैं, मीनिंग दोनों का सेम बनता है, बट अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो उन्होंने रीअज्यूम पावर लाइफ टाइम लिखा है। If you're going to check the definition, so A is your perfect answer. Now, then second question, income from the asset as per section 64 subsection 1 subclause 4 shall be included in the income of transferor where an individual transfer directly or indirectly any asset other than house property to spouse when। guys आपने spouse का कंसेप्ट पढ़ा होगा। अगर हस्बैंड या वाइफ मतलब ट्रांसफरर अपने स्पाउस को कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, तो उससे होने वाली इनकम भले स्पाउस एंजॉय करेगी, लेकिन टैक्स का बर्डन ट्रांसफरर पे आएगा, बराबर। तो ये लोग क्या पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे कंडीशन है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी टू द स्पाउस जिसमें क्लबिंग होगी। तो देखो, has received adequate consideration, has been made with an agreement to leave apart after death of either of the transferor। now ये तीनों में भी क्लबिंग नहीं होगी, बराबर। अब देखो, आप लोगों ने कुछ केसेस में क्लबिंग नहीं पढ़ा है, मतलब कुछ कंडीशंस में। वो कंडीशंस कौन सी थी जिसमें स्पाउस की इनकम अगर एसेट से हो तो क्लबिंग ना हो? पहला क्या था, अगर ट्रांसफरर अपने स्पाउस को एडिक्वेट कंसिडरेशन पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे तो क्लबिंग नहीं होगी। अगर स्पाउस पिन मनी से एसेट्स परचेज करे और उससे इनकम जनरेट करे तो क्लबिंग नहीं होगी, बराबर है। तीसरा, अगर स्पाउस बराबर अपने अगर ट्रांसफर अपने स्पाउस को, ठीक है, एसेट ट्रांसफर कर रहा है अंडर एग्रीमेंट टू लीव अ पार्ट, अलग अलग रहने के लिए, तो क्लबिंग नहीं होगी, ठीक है। नाउ चौथा, दोनों में से किसी का डाइवोर्स हो जाए तो क्लबिंग नहीं होगी, बराबर। ये सब चीजों में क्लबिंग नहीं होगी, तो ये तीनों केसेस में क्लबिंग नहीं होने वाली। तो योर आंसर इज डी एक्चुअली, बराबर। योर आंसर इज डी, इन तीनों केसेस में क्लबिंग नहीं होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे ये चैप्टर है भी बहुत इजी। where the net result of any assessment year in respect of any source falling under any head of income is a loss, the assessee is entitled to set off the amount of such loss against his income from any other source under the same head. However, certain losses are not being allowed to set off as per general rule. Find out the following which are those. अब देखो फ्रेंड्स, सेट ऑफ में बराबर जब कोई हेड में लॉस हो जाए तो उसको इंट्रा अलाउड है, वो खुद के हेड से माइनस हो सकता है, उसको इंटर हेड सेट ऑफ अलाउड है, वो खुद के हेड से माइनस होने के बाद भी दूसरे के हेड से माइनस हो सकता है, और अगर फिर भी लॉस बच जाए तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बराबर है। लेकिन इन्होंने पूछा है कि ये तो जनरल रूल है, ऐसे कौन से लॉसेस हैं जिनको जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होता? सर मतलब या तो वो खुद के ही इनकम से माइनस होंगे या फिर वो किसी से माइनस नहीं होंगे, जो जनरल रूल से एक्सेप्शन है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसी 4 इनकम्स हैं जिनको ना इंट्रा अलाउड है ना इंटर अलाउड है, बराबर, सिर्फ उनको खुद की ही इनकम चाहिए। वो है सलो,
नाउ ठीक है, आप लॉस भी कह सकते हो। पहला स्पेक्युलेटिव बिजनेस की लॉस, वो सिर्फ खुद की इनकम से माइनस होगी। दूसरा एस लॉसेस फॉर स्पेसिफाइड बिजनेसेस, वो भी खुद की इनकम से माइनस होंगी। ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, बराबर नाउ ठीक है। और चौथा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, बराबर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही चाहिए। ये चारों पे जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है। तो देखो स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होते, उसको खुद की इनकम चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इसको भी खुद की इनकम चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही चाहिए। कैजुअल इनकम का लॉस तो किसी से माइनस नहीं होता, बट जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं, तो ये भी मेरा आंसर है। लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्सेज, एग्जेम्प्ट इनकम का लॉस भी एग्जेम्प्ट होता है, मतलब वो लॉस भी किसी से सेट ऑफ नहीं होता, बराबर। तो इसको तो नो सेट ऑफ है, किसी से भी नहीं, और इसको भी नो सेट ऑफ है एंड कैरी फॉरवर्ड है, मतलब ये तो सीधा इग्नोर ही होता है। तो सर फिर तो आंसर 1 और 2 होने चाहिए ना। इन्होंने ये पूछा है किस पे जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं है, तो इन चारों पे नहीं है, तो योर आंसर इज सी 1 2 3 एंड 4। होप यू अंडरस्टूड, बराबर। नाउ तो मैंने आपको इस वीडियो में ठीक है 5 चैप्टर्स और करवा दिए, एक थर्ड वीडियो और बनाएंगे जिसमें टीडीएस टीसीएस वगैरह बहुत कुछ आएगा, ठीक है। नाउ थैंक यू वेरी मच। इफ यू फाइंड दिस यूजफुल वीडियो, यूज इट, यू कैन डाउनलोड दी नोट्स। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर करियर, फॉर योर स्टडीज। बाय फ्रेंड्स, बाय।